गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपने 160 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की जारी। वजीर आला भूपेंद्र पटेल घाट लोटिया से लड़ेंगे चुनाव। दूसरे मरहले की वोटिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी। हिमाचल प्रदेश में थमी इंतखाबी तशहीरी मुहिम। तमाम सियासी पार्टियों ने लोगों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए झोंकी पूरी ताकत। सनीचर को होगी वोटिंग। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए बीजेपी ने जारी किया इंतखाबी मंशूर। साफ पानी से लेकर घर तक का किया वादा। वहीं एमसीडी इंतखाबात के लिए आम आदमी पार्टी आज जारी करेगी इंतखाबी मंशूर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर। सदर जमहूरिया ने जगन्नाथपुरी मंदिर में की पूजा। सदर जमहूरिया का रिवायती तरीके से किया गया इस्तकबाल। पेश किया गया गार्ड ऑफ ऑनर। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत के करीब रिपब्लिकन। सीनेट में मामूली फर्क के साथ मुकाबला तकरीबन बराबरी का। मालदीव में बड़ा हादसा। राजधानी माले में शदीद आग से 10 अफराद की मौत। महलूकीन में भारतीय शहरी भी शामिल। खेलों में T20 आलमी कप के फाइनल में इंग्लैंड की रसाई। दूसरी सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को दी 10 विकेट से शिकस्त। इतवार को फाइनल में इंग्लैंड पाकिस्तान होंगे आमने सामने। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपने 160 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। वजीर आला भूपेंद्र पटेल घाट लोटिया असेंबली सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। कांतिलाल मोरबी से राघो जामनगर देही से इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी तरफ बाबू पोखरिया को पोरबंदर से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही इस बार क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की बीवी रिवावा जडेजा को भी बीजेपी का टिकट दिया गया है। हार्दिक पटेल को विरामगाम विधानसभा से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। विधानसभा नंबर 41 घाट लोटिया श्री भूपेंद्र भाई पटेल माननीय मुख्यमंत्री जी। विधानसभा नंबर 1 अबडासा श्री प्रद्युमन सिंह महीपत सिंह जाडेजा। विधानसभा क्रमांक 2 मांडवी श्री अनिरुद्ध भाईलाल दवे। विधानसभा क्रमांक 3 भुज श्री केशवलाल शिवदास भाई पटेल केशु भाई। विधानसभा क्रमांक 4 अंजार श्री त्रिकम भाई बीजल भाई छांगा। विधानसभा नंबर 5 गांधीधाम अनुसूचित जनजाति श्रीमती मालतीबेन किशोर भाई माहेश्वरी। अब मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर भूपेंद्र यादव ने कहा कि गुजरात के साबिक वजीर आला विजय रूपानी, नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चौडासमा, आरसी फल्दू, प्रदीप सिंह जडेजा और सौरभ पटेल ने खुद ही खत लिखकर बीजेपी सदर से इलेक्शन न लड़ने और पार्टी के लिए काम करने को कहा है। पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी की सेवा करी है, ऐसे प्रमुख नेताओं ने पार्टी को अध्यक्ष जी को पत्र लिख करके ये सूचित किया है कि वो चुनाव इस बार पार्टी के लिए काम करेंगे, खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता गुजरात सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे श्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा जी, श्री पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मंत्री भी श्री आरसी फल्दू जी, वरिष्ठ मंत्री श्री प्रदीप सिंह जडेजा जी, श्री सौरभ पटेल जी, श्री कौशिक पटेल जी, वो सब लोग संगठन और चुनाव की दृष्टि से इस पूरे चुनाव अभियान में साथ रहेंगे। उन्होंने खुद ने अपनी तरफ से कहा, पत्र लिख करके कहा कि वो स्वयं चुनाव न लड़कर पार्टी संगठन के लिए कार्य करेंगे।
वहीं बीजेपी ने अपनी पहली फहरिस्त में 13 एससी, 24 एसटी और 14 खवातीन को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही पार्टी ने गुजरात में 69 मौजूदा एमएलए को टिकट दिया है, जबकि 38 एमएलए के टिकट काटे गए। आज कुल 182 विधानसभाओं में से 160 विधानसभाओं की घोषणा करी है। इन 160 विधानसभाओं में 13 शेड्यूल कास्ट, 24 शेड्यूल ट्राइब, 14 महिलाएं, सिटिंग 69 और इसमें युवा, पंचायती राज प्रतिनिधि, प्रशासनिक अनुभव रखने वाले, प्रोफेशनल योग्यता रखने वाले जैसे 4 डॉक्टर, 4 पीएचडी और उसके अतिरिक्त विभिन्न प्रशासनिक सेवाएं रखने वाले एक पार्टी ने युवाओं को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के आध्यात्मिक विषयों में सभी वर्गों के जुड़े हुए लोगों को इसमें पूरी तरीके से समायोजित किया गया है। गुजरात असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल भी शुरू हो गया है। इस मरहले में वस्त और शुमाली गुजरात की 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। कागजात नामजदगी 17 नवंबर को दाखिल किए जा सकते हैं। कागजात की जांच पड़ताल 18 नवंबर को होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 21 नवंबर है। पहले मरहले के लिए कल शाम तक कुल 12 कागजात नामजदगी दाखिल किए गए हैं। इस मरहले के लिए 79 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। साथ ही नामजदगी फॉर्म 14 नवंबर तक भरे जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 15 नवंबर को होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के 7 वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। रियासत की 182 सीटों के लिए 2 मरहलों में पोलिंग होनी है। गुजरात कानून साज असेंबली की मुद्दत 18 फरवरी 2023 को खत्म हो रही है। 182 रुकनी रियासती असेंबली में 13 सीटें दर्ज फहरिस्त जातों और 27 दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस हैं। रुख करेंगे हिमाचल का। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा की 68 सीटों के लिए तशहीरी मुहिम खत्म हो गई है। शनिचर को वोट डाले जाएंगे और 8 दिसंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। 24 खवातीन समेत कुल 412 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें दर्ज फहरिस्त जात की 17 और दर्ज फहरिस्त कबाइल की 3 सीटें शामिल हैं। 3 सियासी जमातों के रहनुमा इंतखाबी जलसों और डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। रियासत में असल मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान है। बीजेपी ने रियासत में अहम समझी जाने वाली इस सीट से वजीर आला जयराम ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने चितराम ठाकुर को टिकट दिया है। इसके अलावा सीनियर लीडर आजहानी वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह एक बार फिर से शिमला देही सीट से मैदान में है। बीजेपी ने रवि मेहता को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है। रियासत की सियासत में बड़ा कद रखने वाले कांग्रेस लीडर कोल सिंह ठाकुर को पार्टी ने मंडी जिले की दारंग सीट से दोबारा उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 67, बहुजन समाज पार्टी ने 53, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ने 11, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 सीट पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। 97 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदवार चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, सोलन, शिमला, ऊना, बिलासपुर और सिरमौर में हैं। सबसे कम उम्मीदवार लाहौल स्पीति और कन्नौज में शामिल हैं। रियासत में कुल 55,74,793 वोटर हैं। इनमें से 28,54,945 मर्द, 27,37,845 खवातीन और 38 ट्रांसजेंडर हैं। सर्विस वोटर्स की तादाद 67,559 है। दिव्यांग वोटर की तादाद 56,501 है। 1,20,273 वोटर्स जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है इस बार भी अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। रियासत में पहली बार 1,93,106 नौजवान वोटर डाले गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने पुरअमन वोटिंग कराने के लिए रियासत में 7,881 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं। सबसे ज्यादा 1,625 पोलिंग स्टेशन कांगड़ा में बनाए गए हैं, जबकि सबसे कम 92 पोलिंग स्टेशन लाहौल स्पीति में बनाए गए हैं। और आइए अब बात करते हैं एमसीडी इलेक्शन की। दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर आदेश गुप्ता और पार्टी के रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने आइंदा एमसीडी इंतखाबात के लिए पार्टी का मंशूर जारी किया है। पार्टी ने इस मंशूर को वचन पत्र का नाम दिया है। बीजेपी ने अपने मंशूर में कहा है कि दिल्ली के लोगों को साफ पानी फराहम करना पार्टी की तरजीह है। बीजेपी ने कहा है कि हम हर घर को नल से पानी देंगे। इसके साथ ही पार्टी ने अपने मंशूर में हर कच्ची आबादी को मकान देने का वादा किया है। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर आदेश गुप्ता ने कहा है कि केजरीवाल हुकूमत ने जमुना की सफाई का अपना वादा पूरा नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी ने ये करके दिखा दिया है कि जिस काम का वो आधारशिला रखते हैं
उस काम का वो उद्घाटन भी करते हैं, चाहे वो टनल हो, फ्लाईओवर हो, मेट्रो हो, विकास के काम हो, गरीबों के लिए योजनाएं हो, वो सारे काम उन्होंने किए हैं। और एक तरफ वो सरकार है जो हर बार कहते हैं कि अब की बार हम आएंगे 2024 में और हम यमुना को साफ कर देंगे, हर दिल्ली वासी उसमें डुबकी लगा देगा। वही बात वो 2013 में कह रहे थे, वही 2014 में कहा। रुकने पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने कहा है कि केजरीवाल सिर्फ गारंटी देते हैं, काम पूरा होने की तारीख कभी नहीं बताते। गारंटी पे गारंटी दिए जाते हैं, लेकिन गारंटी सिर्फ अगली गारंटी देते हैं, और जब उसको पूरा करने के लिए पूछेंगे तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को बोलना चाहता हूं कि आप जरा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को देख लीजिएगा और पूरा करने के स्पीड को भी देख लीजिएगा। आपके समक्ष मैं ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी, आप 2015 में 2020 में जो गारंटियां दिल्ली को बांटे हैं उसका जवाब लेके भी बैठे, क्योंकि उसका इंतजार हम भी कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी आज दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के लिए अपना मंशूर भी जारी करेगी। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात की तारीख 4 दिसंबर मुकर्रर की गई है। एमसीडी इलेक्शन 2022 का नतीजा 7 दिसंबर को सामने आएगा। 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशनों के इंजमाम के बाद ये पहला इलेक्शन है। एमसीडी का ये इंतखाब 250 सीटों पर होगा। क़ब्ल अज़ीं मशरक़ी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जनूबी दिल्ली कॉर्पोरेशन और शुमाली दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुल 272 वार्ड थे। एमसीडी पर गुज़िश्ता 15 सालों से बीजेपी की हुकूमत है। इस इलेक्शन में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी पूरी ताकत के साथ मैदान में कूदने के लिए तैयार है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। भुवनेश्वर पहुंचने पर गवर्नर प्रोफेसर कंशी लाल, वज़ीर आला नवीन पटनायक और दीगर आला हुक्काम ने हवाई अड्डे पर सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। उसके बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को रिवायती गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमे को तमिलनाडु में डिंडिगल के करीब गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट में 36वें कॉन्वोकेशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म तकरीब में 2300 से ज़ायद तलबा को डिग्रियां और मेडल्स भी पेश करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के पेश नज़र तमिलनाडु के मदुरई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे और इसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। शहर के पुलिस कमिश्नर की क़यादत में 1500 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को वज़ीर आज़म के लिए 3 दर्जाती हिफाजती इंतजाम के हिस्से के तौर पर हवाई अड्डे के इर्द गिर्द सिक्योरिटी फराहम करने के लिए तैनात किया गया है। गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर गुरप्रीत सिंह से हमारे नुमाइंदा कुमार आलोक ने खास बातचीत की। हमारे साथ हैं गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के कुलपति महोदय गुरमीत सिंह जी, और कल प्रधानमंत्री कॉन्वोकेशन जो 36 कॉन्वोकेशन प्रोग्राम है उसको संबोधित करेंगे, लोगों को विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित करेंगे। गुरमीत सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का दौरा ये अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट रखता है। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, ये जो विश्वविद्यालय है गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, ये अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, क्योंकि ये शुरू हुआ था गांधी जी के डायरेक्शन पर। हर तरफ लोगों ने इसमें आके स्टडी किया। उन्होंने बहुत मेहनत करके हर एरिया में यहाँ स्टडी करके और विदेशों में भी गए और अच्छे अच्छे जॉब्स लिए। इस एरिया में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई, इसलिए। और फिर रूरल इंस्टीट्यूट होने से जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, खेती बाड़ी की,
उसमें भी सोसाइटी ने और यूनिवर्सिटी ने मिल के इसको बढ़ाया। ज़मीन की एनालिसिस की, धरती में क्या तरह का बीज होना चाहिए, किस तरह के फर्टिलाइज़र होने चाहिए, और रेगुलर गाइडेंस इन्होंने फार्मर्स को दिया, किसानों को। उससे इस इलाके में बहुत डेवलपमेंट हुई और जिसकी ज़रूरत थी वो फसलें यहाँ पर उगाई गई। और टोटल अगर आप देखें तो बड़ा बहुत अच्छा एक इसमें डेवलप हुआ है एग्रीकल्चर सेंटर। आपने बताया सर कॉन्वोकेशन हमारा रेगुलर प्रोग्राम है, लेकिन कोविड के चलते 2 साल नहीं हुआ। उस मायने में सर प्रधानमंत्री का दौरा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और प्रधानमंत्री का डिग्रियां लोगों को देंगे। मेरे समझ से 2300 से ऊपर आपने बताया कि 2300 से अधिक विद्यार्थियों को ये डिग्रियां प्रदान की जाएगी। देखिए, मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत देश को विश्व के पटल पर ला दिया है। अब हम जो भी कहते हैं पूरा विश्व में सुनता है। पूरे विश्व में अगर भारत की स्थिति नंबर 1 पे आई है तो ये प्रधानमंत्री के कारण है। हमारे यंग माइंड्स के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। उनके माइंड में एक स्पार्क आएगा कि हमें जो डायरेक्शन दी गई है, हमें विश्व शांति और विश्व के तरक्की के लिए काम करना है, और हमारे यंग माइंड उस डायरेक्शन में काम करेंगे। नॉर्थ इंडियन होते हुए आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं साउथ इंडिया में आकर के, कितनी परेशानी या कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? मेरा बिलीफ है कि हमारा भारत एक देश है। हम नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे को किस दिशा में कार्य करना है, और वो दिशा मेरे लिए है एक एजुकेशन को बढ़ावा देना, और मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई है। तो ये थे गुरमीत सिंह जो कुलपति हैं गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के, और इनका साफ मानना है कि कल जो प्रधानमंत्री का दौरा होगा वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा, और 36वां जो कॉन्वोकेशन होगा इस इंस्टीट्यूट का वो भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा। कैमरामैन जयशंकर के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़। दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज के 60वें कॉन्वोकेशन में आज भारतीय मुसल्ह अफवाज, IAS, IPS और दीगर खदमात के 49 अफसरान को डिग्रियाँ दी गई। इनमें फ्रांस, श्रीलंका, बरतानिया और अम्मान की फ़ौज और बहरिया के 6 अफसरान शामिल थे। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कॉन्वोकेशन से खिताब किया। वज़ीर दिफ़ा ने साइबर जंग को सिक्योरिटी के नुक़्ते नज़र से बड़ा ख़तरा करार दिया। Information war have the potential to threaten our political stability. There is no account of how much fake news and hate material is likely to be brought in the society through social media platforms. The organized use of social media and other online content generation platforms is being used for engineering the opinion or perspective of the masses. The deployment of information war was most evident in the ongoing conflict between Russia and Ukraine. Throughout the conflict, social media has served as a battleground for both sides to spread competing narratives about the war and portray the conflict in their own terms. दिल्ली NCR में फ़िज़ाई आलूदगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसकी फौरी समाअत नहीं कर रहे हैं। एडवोकेट शशांक शेखर झा ने दिल्ली की फ़िज़ाई आलूदगी से निमटने के लिए पराली जलाने पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या पाबंदी से मदद मिलेगी। कुछ मुकदमात अदालतों के ज़रिए निपटाए जा सकते हैं और कुछ इसलिए नहीं कर सकते कि वह अदालती तौर पर जिम्मेदार नहीं हैं। हमने आपको सुना है और इसे अभी नहीं लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर रीजनल बायो टेक्नोलॉजी सेंटर फरीदाबाद को कौम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर अपने खिताब में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हुकूमत के बायोटेक प्राइड की रहनुमा हिदायत के मुताबिक IBDC को भारत में अवामी तौर पर फंडेड तहकीक से पैदा होने वाली तमाम लाइफ साइंस डेटा को जमा करने का पाबंद किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत में मरीजों के इलाज के लिए डेटा बहुत अहम है। I'm sure all of us as scientific workers and researchers would realize that we actually needed to have a data repository like this, regardless of the guideline, regardless of whether it's mandatory or not, because otherwise you can't move forward. So unless we have a data bank, we are not in an optimally placed position to move to the next level, to make the future projections, also to go back and learn retrospectively from the past statistics and data. So in order to actually supplement our work,
as researchers, we need to have a data bank. 2017 और 2022 के दरमियान दुनिया भर में खाद की कीमतें दुगनी हो गई हैं। डीडी न्यूज़ के साथ नुमाइंदे अजय मिश्रा के साथ ही खुसूसी बातचीत में वजारत खाद के सेक्रेटरी अरुण सिंघल ने बताया कि इस साल खाद की सब्सिडी पर हुकूमत का 2 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च होने का इम्कान है। लेकिन चूँकि सरकार का बड़ा दृढ़ संकल्प है कि कुछ भी हो जाए हमें अपने किसानों के लिए उपलब्ध कराना ही है फर्टिलाइज़र, और अच्छे दामों पर, रीजनेबल दाम पे उपलब्ध कराना है। इसलिए जो भी सब्सिडी के ऊपर असर पड़ रहा है, जितना भी खर्चा बढ़ रहा है, उस सब के बावजूद भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि किसानों को खाद उपलब्ध कराएगी। और इसीलिए हम लोगों ने कई सारे नए देशों से अनुबंध किए हैं, कई सारे नए स्रोत ढूंढे फर्टिलाइज़र लाने के, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है, कुछ रिसर्च भी करी है जिससे फर्टिलाइज़र की खपत कम हो, बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स की कोशिश करी है। और ये सब करने के बाद जितनी भी धनराशि की आवश्यकता पड़ रही है उतनी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। बजट में बहुत वृद्धि हुई है। मुल्क में नैनो यूरिया के इस्तेमाल के हवाले से भी काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। अब तक मुल्क में 17 करोड़ बोतलें तैयार की जाती हैं, जो कि 2025 तक 44 करोड़ बोतलों तक पहुंचने का तखमीना है। यानी साल 2025 तक मुल्क खाद बनाने में पूरी तरह से खुद कफील हो सकता है। तो पूरी तरह से नैनो यूरिया सेफ है, सुरक्षित है और इफ़ेक्टिव है। बहुत पूरे देश की बचत होती है। अगर मैं एक आंकड़ा आपको देना चाहूँ तो इस साल हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यूरिया के ऊपर जो खर्चा होगा बजट में वो 1,70,000 करोड़ रुपए होगा। तो कल को सोचिए कि नैनो यूरिया आ जाए तो इसमें से 1 लाख करोड़ बच जाए, केवल 70,000 करोड़ ही खर्चा हो। तो देश की कितनी बड़ी बचत है, पर्यावरण की कितनी बड़ी बचत है कि आप अनावश्यक फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कम हो रहा है। हर तरह से बहुत अच्छा है। और मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि अब नैनो DAP भी बना ली है हम लोगों ने। ये पूरी बातचीत आप DD न्यूज़ पर आज शाम 6 बजे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोयम्बटूर सिलेंडर धमाके की तहकीकात के सिलसिले में कौमी तफ्तीशी एजेंसी यानी NIA आज तमिलनाडु में 45 मकामात पर छापे मार रही है। NIA के एहलकारों ने रियासती पुलिस के साथ मिलकर कोतमेदू, पवन विजयनगर, रिथनापुरी और उकड़दम जैसे इलाकों में आज सुबह वाक़े से मुतालिक मुश्तबा अफराद के रिहायशी अहाते पर छापे मारे। ख्याल रहे कि 23 अक्टूबर को कोयम्बटूर में एक मंदिर के बिल्कुल सामने एक कार में धमाका हुआ था। इस हादसे में मुलजिमा जमीशा मुबीन की मौत हो गई थी। बादशाह मुबीन के घर से दहशतगर्दी से मुतालिक मवाद बरामद किया गया था। इसके अलावा रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर इस मामले की जाँच NIA को सौंप दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट कल ज्ञानवापी केस की समाअत करेगा। इससे कबल हिंदू फरीक के वकील विष्णु शंकर जैन ने यह मामला चीफ जस्टिस की बेंच के सामने रखा था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शिवलिंग के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हुक्म में दी गई आखिरी तारीख 12 नवंबर को ख़त्म हो रही है। ऐसे में दरख्वास्त गुजार के मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा था। चीफ जस्टिस ने जुमे को समाअत की यकीन दहानी कराई है। अरुणाचल प्रदेश के मगरबी सियांग जिले में 5.7 शिद्दत का ज़िलज़िला आया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक ज़िलज़िले का मरकज़ अरुणाचल प्रदेश के बासर से 52 किलोमीटर शिमाल शुमाल मगरिब में था। ज़िलज़िला भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10:31 पर आया। ज़िलज़िले का मरकज़ सतह ज़मीन से 10 किलोमीटर की गहराई में था। जुमेरात की सुबह अंडमान और निकोबार जज़ायर में ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक अंडमान और निकोबार जज़ायर में पोर्ट ब्लेयर से 253 किलोमीटर जुनूब मशरक़ में आज सुबह तकरीबन 2:29 बजे 4.3 की शिद्दत का ज़िलज़िला आया। ज़िलज़िले की गहराई ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। ताहम इस ज़िलज़िले से किसी किस्म के नुकसान की कोई खबर नहीं है। आइए नजर डालते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों पर। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी है। अमेरिकी पार्लियामेंट पर गलबा हासिल करने के लिए साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा सदर जो बाइडन की जमातों के दरमियान सख्त मुकाबला नजर आ रहा है। रिपब्लिकन पार्टी अवानी नुमाइंदगान में अक्सरियत हासिल करने के नज़दीक है, लेकिन सीनेट के लिए दोनों जमातों के दरमियान सख्त मुकाबला है। डेमोक्रेट्स ने सीनेट की एक अहम नशिस्त पेंसिल्वेनिया पर जीत हासिल कर ली है। तवक्को थी कि वस्त मुद्दती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी को फ़ायदा होगा, लेकिन नताइज में पार्टी की लहर नज़र नहीं आ रही है। रिपब्लिकन कई हफ्तों से रेड वेव की बुनियाद पर एकतरफा फतह का दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। अक्सरियत के लिए 218 सीटों की ज़रूरत होगी। मालदीव की राजधानी माले में आज आग लगने से कई लोगों की मौत हो गई। इनमें भारतीय शहरी भी शामिल है। मालदीव में भारतीय हाई कमीशन ने हादसे में लोगों की जान जाने पर दुख का इजहार किया है। इब्तदाई खबरों के मुताबिक आग एक इमारत की ग्राउंड फ्लोर पर गाड़ियों की मरम्मत वाले गैराज में लगी है। आग पर काबू पा लिया गया है।
और रूस ने अपनी फौज को यूक्रेन के शहर खरसान से निकल जाने का हुक्म दिया है। खरसान वो वही शहर है जिस पर फरवरी में हमला करने के बाद रूस ने कब्जा कर लिया था। इस इनखला का मतलब ये था कि रूसी फौज अब दरियाए नेप्रो के मगरबी किनारे से मुकम्मल तौर पर पीछे हट जाएगी। साथ ही इसे रूस के लिए एक बड़े धचके के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि रूस को यूक्रेन के साथ कई महाजों पर जवाबी हमले का सामना है। इसराइल के सदर इसहाक हर्जोग ने मुल्क में आम इंतखाबात के नतीजे आने के बाद सियासी जमातों से मशावरत शुरू कर दी है। हर्जोग ने बेंजामिन नेतन्याहू की लिक्विड और यायर लैपिड की यश एडिड पार्टी के नुमाइंदों से मुलाकात की। वो आने वाले दिनों में दीगर जमातों के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। 13 नवंबर को इसहाक हर्जोग पार्टियों में से किसी एक को हुकूमत बनाने का दावत देंगे। साबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू के भी गुज़िश्ता हफ्ते के इंतखाबात में अपने इत्तेहाद की कामयाबी के बाद दोबारा इख्तियार में आने की तवक्को है। हम ख्याल मजहबी जमातों के साथ साथ लिक्विड पार्टी ने 120 नशिस्तों वाली पार्लियामेंट में 64 नशिस्तें हासिल की हैं, जिससे नेतन्याहू को मजबूत अक्सरियत मिल गई है और अब उनके लिए हुकूमत बनाना आसान हो गया है। खेल की खबरों में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेले गए मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 169 रन का हदफ रखा। इंग्लैंड ने 16 ओवर में बगैर विकेट गंवाए हदफ को हासिल कर लिया। अब इतवार को फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।